राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपराओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, इससे पहले के वीडियो में हम इतिहास लेखन की पद्धतियां पढ़ चुके हैं, जो कि वर्णानुक्रम पद्धति गाडसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने ली थी। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो किसी ने नहीं किया, पर गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति का अपने ग्रंथ में समर्थन किया था। इसके बाद आती है समाजवादी पद्धति। इसका प्रयोग भी किसी ने नहीं किया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसका समर्थन किया। और जो समाजवादी पद्धति है वह कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पर आधारित है। फिर आती है विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन पद्धतियों के बाद हमने देखा था इतिहास लेखन की जो आधारभूत सामग्रियां थीं, वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ी थी, जिनमें हमने अंतर साक्ष्य और बहिर साक्ष्य के रूप देखे थे। तो अंतर साक्ष्य के रूप में जितनी भी पहले रचनाएं हुई, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, मूल गोसाइंचरित, भक्त नामावली, कविमाला, काव्य निर्णय और श्रृंगार संग्रह, राग कल्पद्रुम, ये अनेक ऐसी रचनाएं थी जो हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें पहले आप देखिए। उसके बाद हम चलेंगे इतिहास वेत्ताओं की जो लेखन परंपरा रही वह क्या क्या रही, और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों में किन पद्धतियों का प्रयोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह क्या रही। तो सबसे पहला ग्रंथ आता है गाडसा दत्तासी का इस्तेवार दलतरेतर एंदोई हिंदुस्तानी, जो कि 1839 में लिखा गया। उसके बाद के ग्रंथकार हैं शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार हैं, जिन्होंने 1888 में यह रचना लिखी। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु, जो 3 भाई थे। मिश्र बंधु विनोद इन्होंने लिखा। इसके 2 संस्करण आए। पहला संस्करण तो 1913 में आया और दूसरा संस्करण आया 1934 में, जिसके कि 3 भाग हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में आया। ये सारे क्रम से दिए गए हैं कि कौन सी रचना पहले हुई फिर कौन सी हुई। फिर आते हैं राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे अपने। फिर आते हैं गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जो कि 1965 में आया। अन्य इतिहासकार व उनके ग्रंथ शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक। इसके बाद गणपति चंद्रगुप्त के बाद भी अन्य इतिहासकार हुए, जिन्हें कि शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य इतिहास के कालक्रम में रखा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाडसा दत्तासी। गाडसा दत्तासी इस्तेवार दला लिटरेतर एंदोई हिंदुस्तानी जो रचना थी इनकी, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले ये प्रथम लेखक थे। और ये विदेशी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक व विदेशी लेखक हुए। ये फ्रांस के निवासी थे और भारत में उर्दू विषय के प्रोफेसर रहे। 1835 में ये भारत आए और यहाँ के अनेक पुस्तकालयों का भ्रमण किया, लेकिन हिंदी भाषा का ज्ञान को लेकर इनके मन में असंतोष व निराशा की भावना प्रकट हुई। तो इन्होंने विचार किया कि क्यों न हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। इससे पहले ग्रंथ तो बहुत लिखे गए, पर वह क्रम से नहीं थे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से शुरू हुआ है। तो सबसे पहला जो कार्य किया था हिंदी साहित्य को बांटने का, वह गाडसा दत्तासी ने किया था।
इन्होंने स्वयं लिखित इतिहास ग्रंथ को सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया को समर्पित कर दिया। इसी कारण ताशी के इतिहास ग्रंथ का प्रकाश सर्वप्रथम ब्रिटेन के द ओरियल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से प्रकाशित हुआ। इसका जो प्रकाशन है वह ब्रिटेन के द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से प्रकाशित हुआ। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान देना। इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो इनका ग्रंथ है, इसमें जो इस्तवार का जो अर्थ है वह है इतिहास। इस्तवार का क्या अर्थ है? इतिहास। और लिटरेचर का अर्थ है साहित्य, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में फ्रेंच लेखक थे, तो उन्होंने इस्तवार का अर्थ था इतिहास, लिटरेचर का अर्थ था साहित्य, और एंदोई का अर्थ था हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली बोली। एंदोई ये थी हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली बोली, और हिंदुस्तानी का अर्थ था मुस्लिमों द्वारा बोले जाने वाली बोली, क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम भी थे, तो हिंदुओं द्वारा लिखी गई और मुस्लिमों द्वारा लिखी गई, तो इसीलिए इनके जो ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। तो इसका अर्थ हुआ इतिहास, साहित्य, हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली बोली और मुस्लिमों द्वारा बोली, दोनों की जो बोलियां थीं उनको इकट्ठा करके अपने साहित्य में जगह दी, इसीलिए इसका नाम यह रखा है इन्होंने। इनकी जो रचना थी, इसका जो प्रकाशन है वह 2 भागों में हुआ। प्रथम भाग था वह भी 2 भागों में लिखा गया। प्रथम संस्करण 1839 में और द्वितीय संस्करण 1847 में। दूसरा भाग भी 2 भागों में लिखा गया। प्रथम संस्करण 1870 में, द्वितीय संस्करण 1871 में। इस तरह से 4 बार में इनका यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसकी जो भाषा है वह मूल रूप से फ्रेंच है, क्योंकि ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे, तो हिंदी का इतिहास तो लिखा उसमें, पर वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद तबकात ओ शशवरा नाम से दिल्ली के एक मौलवी थे करीमुद्दीन ने। कौन थे? दिल्ली के करीमुद्दीन। उन्होंने अपने शिष्य फैजल अली के सहयोग से उर्दू भाषा में किया, तबकात ओ शशवरा नाम से। यह भी एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं कि इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद वो तो किया था, उर्दू में अनुवाद। अब हिंदी में अनुवाद 1952 में प्रयाग विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। यह भी पूछा जाता है, जो भी अंडरलाइन किए जा रहे हैं वह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप अपने भी नोट्स में इन्हें लिख सकते हैं। यह प्रयाग एकेडमी, हिंदुस्तानी एकेडमी भी कहते हैं जिसे, इसका प्रकाशन करवाया है इन्होंने। कवियों का उल्लेख, इन्होंने अपने ग्रंथ में कवियों का जो उल्लेख है वह वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर किया, और इसमें 738 कवियों का वर्णन मिलता है। इसमें कितने कवियों का वर्णन मिलता है? 738 कवियों का। उनमें से जो प्रथम कवि थे वो तो थे अंगद। यह भी पूछा जाता है कि प्रथम कवि कौन थे? अंगद। और अंतिम कवि थे हेमंत। जो 738 कवि इन्होंने सम्मिलित किए अपने ग्रंथ में, उसमें से जो प्रथम कवि थे वो तो अंगद थे और अंतिम कवि थे हेमंत। वर्णानुक्रम पद्धति के माध्यम से 738 कवियों का वर्णन किए जाने के कारण परवर्ती इतिहासकारों ने, परवर्ती मतलब बाद वाले जो इतिहासकार हुए, उन्होंने इतिहास साहित्य ग्रंथ मानने से इसे मना कर दिया और इसे महज साहित्य कोश अर्थात साहित्य का खजाना कहा। कि इसमें चीज़ें तो बहुत सम्मिलित की गई, लेकिन इसे पूर्ण रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ मानने से मना कर दिया। इसे लिखने में इन्होंने 66 पुस्तकों की मदद ली, जिसमें से 11 पुस्तक हिंदी से थी। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार
तासी हिंदी के पहले इतिहासकार हैं। इस ग्रंथ में हिंदी व उर्दू कवियों को शामिल किया गया। वह अधिकांश उर्दू के थे। यह हिंदी का पहला इतिहास तो कहलाया, पर इसमें अधिकतर उर्दू के ही कवियों को सम्मिलित किया गया। हिंदी कवियों की संख्या इसमें सिर्फ 72 थी। कितनी संख्या थी? केवल 72। इसकी कमियां क्या क्या रहीं? इस ग्रंथ की कमियां रहीं कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास ही नहीं किया गया, क्योंकि वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित था। इतिहास लेखन की सबसे भ्रष्टतम पद्धति का उल्लेख, मतलब जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसे इतिहास लेखन की सबसे भ्रष्टतम पद्धति माना जाता है। मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखित 72 कवियों के अतिरिक्त ज़्यादातर कवि इसमें उर्दू के थे। ये भी इसकी एक सबसे बड़ी कमी थी। इस ग्रंथ में हिंदी रचनाओं को गंभीर विवेचना नहीं मिली। इसमें हिंदी रचनाओं को ज़्यादा स्थान ही नहीं दिया गया। आचार्य शुक्ल जी ने इसे व्रत संग्रह कहा और शुक्ल जी ने इसे केवल व्रत संग्रह कहा। तो ये इसकी कमियां थी। कमियां भी इसकी पूछी जाती हैं कि काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित थी और सबसे भ्रष्टतम पद्धति मानी जाती है। इसमें अधिकतर उर्दुओं के कवियों का ही वर्णन मिलता है। तो ये सब इसकी कमियां हैं। ये तो बात हुई थी जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ की। अब दूसरे आते हैं, दूसरे रचनाकार शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने रचना लिखी। शिव सिंह सरोज, ये पुलिस इंस्पेक्टर थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय। वो तो थे, प्रथम इतिहासकार तो थे, पर वह फ्रेंच में रचना रची थी उन्होंने। और यह हिंदी में, मतलब प्रथम भारतीय जो कि यहाँ भारत के रहने वाले थे। वह यह ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रथम इतिहासकार कौन थे, तो उसमें गाडसदर तासी का नाम आता है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे, तो उसमें शिव सिंह सेंगर का नाम आता है। तो कभी भी एग्जाम्स में पूछा जाए तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इनका जन्म उन्नाव के एमपी में हुआ और इनका जो देहांत है वह हुआ था 1918 में। जन्म तो हुआ 1868 में एमपी में और देहांत हुआ 1918 में। इन्होंने पुष्पदंत, पुण्य, पुंड, ये एक ही नाम है। कहीं कहीं पुष्पदंत भी मिलता है, कहीं पुष्य भी मिलता है और कहीं पुंड भी मिलता है। हिंदी का पहला कवि इन्होंने माना। किसको? पुष्प को, पुष्य को, पुष्पदंत को। और हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ विक्रम संवत 770 से माना। जो विक्रम संवत है वह तो 770 है, और उसमें से -57 कर दिया जाए तो ईस्वी में सन निकल आता है, तो वह 713 माना गया है। और अपभ्रंश के अनेक कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने शामिल किया। इन्होंने अपभ्रंश के कवियों को अपने ग्रंथों में शामिल किया था। और इससे पहले जो गाडसदर तासी थे, उन्होंने उर्दू कवियों को अधिक स्थान दिया था। इनके ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज था, जो कि 1883 में लिखा गया। और इसकी जो भाषा थी वो थी हिंदी थी। और गाडसदर तासी के ग्रंथ की भाषा क्या थी? फ्रेंच। शिव सिंह सरोज ने अपने ग्रंथ में, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में, शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का वर्णन वर्णानुक्रम पद्धति के माध्यम से गाडसदर तासी के ग्रंथ की भांति भी काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया। इन्होंने भी मतलब गाडसदर तासी की तरह वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया गया और उसमें काल विभाजन नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। तो ये भी इनके ग्रंथ की एक कमी थी। विशेष में क्या आता है कि इस ग्रंथ में 1000 कवियों में से अधिकतर कवि संदिग्ध थे, कि उनका कुछ पता ही नहीं था कि वह उन्होंने कब रचना रची, कौन सी रची, किस सन में रची। आचार्य शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ के लेखन में इसी ग्रंथ की सहायता ली। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने शिव सिंह सरोज से ही अपने शिव सिंह सरोज को ही अपने ग्रंथ का आधार माना था। इस ग्रंथ की क्या कमियां रहीं? इस ग्रंथ की कमियां थी कि काल विभाजन का और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसमें भी
दूसरा आता है कि वर्णानुक्रम जैसी इतिहास लेखन की सबसे भ्रष्टतम और अविकसित एकांगी व अवैज्ञानिक पद्धति का इसमें सहारा लिया गया। तो ये भी सब कमियां थी इसकी। इसके ज़्यादातर कवि या जो लेखक थे वो संदिग्ध थे, उनका कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ के थे, कब रचना रची उन्होंने, कौन सी रची। उनमें प्रामाणिकता का अभाव पाया गया, ये इसकी कमियां थी। इसमें प्रस्तुत सामग्री को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित नहीं किया गया था। इसमें क्रमबद्धता का कोई वो ही नहीं था कि कब क्रम से कि कौन पहले आया कौन बाद में। इसी कारण कवि व उनकी रचनाओं की तिथियों में भिन्नता है, अर्थात उसमें विश्वसनीयता का पूर्ण अभाव है। ये भी इसकी एक कमी रही। आचार्य शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ न मानकर इसे केवल व्रत संग्रह कहा। इन्होंने इसे इतिहास ग्रंथ माना ही नहीं, आचार्य शुक्ल जी ने इसे सिर्फ व्रत संग्रह कहा था। इसके बाद आते हैं हम जॉर्ज ग्रियर्सन पे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम का ग्रंथ लिखा। इनका जो जन्म है वह 7 जनवरी 1851 ईस्वी में हुआ। इनका देहांत 90 वर्ष की उम्र में 1941 ईस्वी में हुआ। इनके जो पिता थे वह आयरलैंड के निवासी थे, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन यहाँ के तो थे नहीं, बाहर के थे, तो इनके पिता आयरलैंड के निवासी थे। विश्व के अलग अलग महाविद्यालयों से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। जॉर्ज ग्रियर्सन सन 1873 ईस्वी में IAS अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी बनकर भारत आए थे। ये एक अधिकारी के रूप में यहाँ पर आए थे भारत। इन्होंने बंगाल से भारत में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। सबसे पहले ये बंगाल आए और वहाँ से अपनी सेवाएं की। इसी कारण स्वरचित ग्रंथ, इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो प्रकाशन है वह द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ। कहाँ से हुआ? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यह भी पूछा जाता है। पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया था यह। इनके ग्रंथ की क्या विशेषताएं रही कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? जॉन विलियम ने 1784 में। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल कहा। भक्ति काल को क्या माना इन्होंने? स्वर्ण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और आधुनिक काल का जो स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? छायावाद को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल का स्वर्ण काल कौन सा है? छायावाद। और भक्ति काल का स्वर्ण काल? हिंदी साहित्य का भक्ति काल स्वर्ण काल कहा जाता था। इन्होंने सन 1873 से 1887 तक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाई। 1873 से 87 तक इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया। उसके बाद इन्होंने सन 1888 से 1903 तक लगभग 15 वर्षों तक इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से भारतीय भाषा और बोलियों का सर्वेक्षण किया। ये भाषण नहीं, भाषा है, भाषा और बोलियों का सर्वेक्षण किया तथा लगभग 5000 पृथ्वीराज रासो के छंदों को अंग्रेजी में अनुवादित किया। इन्होंने जो 5000 छंद थे पृथ्वीराज रासो के, उनका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। तुलसीदास जी इनके प्रिय कवि रहे। और आचार्य शुक्ल के भी प्रिय कवि कौन थे? तुलसीदास जी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के और आचार्य शुक्ल जी के जो प्रिय कवि थे वो तुलसीदास माने जाते हैं, जिन पर इन्होंने 1 दर्जन से अधिक ग्रंथ लिखे तथा तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने महात्मा बुद्ध व सम्राट अशोक के शिलालेखों का गहनतम अध्ययन किया। इन्होंने महात्मा बुद्ध और अशोक के शिलालेखों का भी अध्ययन किया। 1902 में इन्होंने नौकरी से अवकाश ले लिया और 1903 में भारत छोड़ दिया। 1903 में ये यहाँ से चले गए। 1912 में इन्हें सर की उपाधि से नवाजा भी गया। इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआती काल आदिकाल का नाम चारण काल रख दिया। जो आदिकाल का जो शुरुआती समय था उसका नाम इन्होंने चारण काल रखा था। ये भी पूछा जाता है कि चारण काल नाम किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने तुलसीदास को गौतम बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा भारत का लोक
नायक कहा। जो तुलसीदास जी हैं उनको, गौतम बुद्ध को तो पहला लोकनायक माना इन्होंने, और तुलसीदास जी को इनके प्रिय, जो कि प्रिय कवि रहे, उनको इन्होंने भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहा। सन 1574 में लिखित तुलसीदास की रामचरितमानस को इन्होंने हिंदुओं का कंठाहार या हिंदुओं की बाइबल नाम से पुकारा। हिंदुओं का कंठाहार और हिंदुओं की बाइबल, ये किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा। किशोरी लाल गुप्त के अनुसार ग्रियर्सन सच्चे अर्थों में हिंदी के प्रथम इतिहासकार हुए। किशोरी लाल जो गुप्त हैं, इन्होंने ग्रियर्सन को ही सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कहा, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। तो इन्हीं को सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहासकार माना जाता है, किशोरी लाल गुप्त के अनुसार। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो प्रकाशन है वह 1888 में हुआ और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में किया। इन्होंने काल विभाजन व नामकरण का पहली बार प्रयास किया तथा इस ग्रंथ को 11 कालखंडों में विभक्त किया। इन्होंने इस ग्रंथ में रीति काल को दरबारी संस्कृति का काव्य कहा और लेखक व कवियों का वर्णन इन्होंने कालानुक्रम पद्धति के माध्यम से किया। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ था इनका, उसको काल को 11 भागों में बांटा था। इस इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का उल्लेख मिलता है। कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? 952 कवियों का, जिसमें से 886 कवियों के परिचय अपने पूर्ववर्ती इतिहासकार शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ से लिया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में किसका सहारा लिया? शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का। शेष 66 कवियों का उल्लेख अपने व्यक्तिगत स्रोत के माध्यम से किया, और जो बचे हुए जो कवि थे 66, उनका जो उल्लेख किया वो व्यक्तिगत स्रोत, मतलब अपने आधार पर जितना ये पता कर सके उस आधार पर किया। इसमें केवल हिंदी के कवियों को ही शामिल किया गया था। और एक खास बात क्या थी इनके ग्रंथ की, कि इसमें सिर्फ हिंदी के ही कवियों को शामिल किया था इन्होंने। इधर उधर बिखरी पड़ी सामग्री को भी व्यवस्थित करने का कार्य भी इन्होंने किया। इस ग्रंथ में भी कुछ कमियां रहीं, वो देखते हैं कि क्या रहीं। कि कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग जो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मतलब कालानुक्रम पद्धति को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है, ये एक कमी थी। हिंदी व उर्दू के कवियों को अलग अलग कर औपनिवेशिक भेदभाव को जन्म दिया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हिंदी के जो कवि थे उन्हीं को ही सम्मिलित किया था, उर्दू को कवियों को नहीं शामिल किया था। तो ये एक भेदभाव को जन्म दे दिया इन्होंने। अंग्रेजों के प्रति सकारात्मक भाव था इनका, क्योंकि ये खुद एक विदेशी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। काल विभाजन का तार्किक, अतार्किक व अव्यवस्थित प्रयास किया, जो किसी भी प्रवृत्ति की ओर इशारा नहीं करता है। इन्होंने अपने जो काल विभाजन था उसमें तार्किकता का ध्यान नहीं रखा, अव्यवस्थित भी था थोड़ा। तो ये इनके ग्रंथ की कमियां रही। इस इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत आज हमने तीन लेखकों को देखा। इसके बाद हम जो चौथे लेखक हैं मिश्र बंधु, उनकी रचना के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रचना में क्या क्या विशेषताएं थीं, क्या कमियां थीं उनके ग्रंथ में। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उसमें ग्रंथ में क्या कमियां रहीं या क्या विशेषता रहीं, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है यह ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।